हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जरा मोटू लाल के पास चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? मोमो खाता हूँ चटनी लगाकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन चैप्टर। लेकिन उससे पहले क्या तुम सब बच्चों ने देखा कि क्लास के अंदर नए बेंचेस लग गए हैं? अब से तुम सब बच्चों की फीस डबल ली जाएगी। लेकिन सर, ये जो बेंचेस आप लेकर आए हो नए, इनको लाने की जरूरत क्या थी? अरे मोटूलाल, जरूरत तो थी। अब नए बेंचेस को दिखाएंगे पेरेंट्स को कि देखो बच्चों के लिए नए बेंचेस लगाए हैं, तभी तो तुम लोगों से डबल फीस ले पाएंगे। अरे सर, लेकिन जो हमारे पुराने बेंचेस थे और अब जो ये नए बेंचेस हैं, ये भी लकड़ियों के ही बने हैं। तो सर, कितनी सारी लकड़ी वेस्ट हुई होगी जब आपने पुराने बेंचेस को यूं ही फिकवा दिया। अरे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हमारा स्कूल इतना बड़ा है, हर एक क्लास के अंदर न्यू बेंचेस लगे हैं। ये सारे बेंचेस कहाँ से आए होंगे? जहाँ से भी आए होंगे, उन्होंने इन बेंचेस को बनाने के लिए बहुत सारी लकड़ी का इस्तेमाल करा होगा। वो लकड़ी कहाँ से आई होगी? इतनी सारी वुड कहाँ से आई होगी? मैं बताता हूँ कि वो लकड़ी कहाँ से आई होगी। वो लकड़ियाँ आई होंगी फॉरेस्ट से। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये होती क्या चीज़ है समझते हैं। देखो, हमें एक चीज़ तो पता है कि फॉरेस्ट क्या है। एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। बहुत सारे एनिमल्स और ट्रीज जहाँ पर रहते हैं, उसको हम लोग फॉरेस्ट बोल देते हैं, जंगल भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है ना, ये अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमें लकड़ी चाहिए, हमें खाने पीने की चीज़ चाहिए, हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ से ले आते हैं। बट फॉरेस्ट को कभी खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो खुद ही सारी चीज़ें बनाते हैं। उनको लकड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लकड़ी भी वो खुद ही ग्रो करता है फॉरेस्ट सारी। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एक तरीके से कंप्लीट इकोसिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स, इतनी सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिर्फ जो लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हीं का काम नहीं होता फॉरेस्ट में, नॉन लिविंग थिंग्स का भी काम होता है। व्हाट इज अ नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग, अब थोड़ा बड़ी क्लास में आप आ गए हो तो बोलते हैं एबायोटिक थिंग्स। ठीक है, अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, मतलब एबायोटिक चीजें हैं, वो क्या क्या हैं? सनलाइट यानी कि धूप नॉन लिविंग है, एयर नॉन लिविंग है, न्यूट्रिएंट्स नॉन लिविंग है, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीज को ग्रो करने के लिए, वो भी नॉन लिविंग है, और रॉक्स। रॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रॉक से ही तो सॉइल वगैरह बनती है। ये आप थोड़ा बड़ी क्लास में पढ़ोगे, नहीं तो पढ़ चुके होगे ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट है अर्थ के ऊपर, हमें ये देखने को मिलता है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? कहीं पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ पर सर्दी वाला फॉरेस्ट होगा, कहीं पर गर्मी पड़ती है तो वहाँ गर्मी वाला फॉरेस्ट होगा। तो यहाँ पर आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस जगह पर किस टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, फॉरेस्ट हम ह्यूमन बीइंग्स के बहुत काम आते हैं, हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज देते हैं। जैसे कि अगर हमें वुड लेनी है तो वुड, हमें मेडिसिन के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी हम फॉरेस्ट से ले आते हैं, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, वो भी ले आते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि ज़मीन पे क्या उगती है? ग्रास, फिर क्या? श्रब्स, फिर क्या? ट्रीज। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रब्स हैं, उसके बाद क्या है? हर्ब्स, और सबसे लोअर जो लेयर है वहाँ पर वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है और ग्रास वगैरह देखने को मिलती है। तो फॉरेस्ट को हमने एक तरीके से 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड कर लिया, वर्टिकली डिवाइड कर लिया। ओके, ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है।
ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अरे भैया, मैंने सुना है कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सही सुना है। जो फॉरेस्ट होते हैं ना, दे आर होम ऑफ न्यूमरस ऑफ प्लांट स्पीशीज। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर मजे से ग्रो करते हैं। किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं? नीम, बैम्बू, शीशम, फिग, साल, टीक, आंवला, ये सारे टाइप के हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, जो फॉरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की हमने बात करी, तो एक चीज़ पे ध्यान देना कि इतने टाइप के डिफरेंट प्लांट्स और ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर और भी चीज़ें ग्रो होती होंगी। बिल्कुल, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ग्रासेस, अलग अलग टाइप की घास भी देखने को मिलती है फॉरेस्ट के अंदर, और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स तो मिलते ही हैं देखने को। अच्छा, अब आपको बताना है कमेंट करके कि जो तुलसी है, जो हमारी तुलसी होती है, इट इज़ हर्ब और अ श्रब। हर्ब होती है या फिर श्रब होती है? फटाफट कमेंट करके बताना। जो प्लांट्स होते हैं ना, ये काफ़ी यूज़फुल हैं, और फॉरेस्ट भी काफ़ी यूज़फुल है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को अपनी ज़रूरत का सामान फॉरेस्ट से मिल जाता है। जैसे कुछ खाना है तो वो भी हमें फॉरेस्ट से मिल जाएगा, कुछ मेडिसिन बनाने के लिए चीज़ की ज़रूरत है, वो भी हमें बहुत सारे ट्रीज जो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं उनसे मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमें फर्नीचर बनाना है, जैसे कि चेयर बनानी है या फिर स्कूल के लिए बेंच बनाने हैं, तो वो भी हम वहाँ के ट्रीज़ को कट करके बना सकते हैं। जो फॉरेस्ट है ना, इनको ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही ग्रो होते रहते हैं। ध्यान देना, जब भी हम लोग अपने घर के अंदर किसी गमले के अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं, किसी पौधे को हमने लगाया, तो उसको पानी देना पड़ता है हमें, और क्या करना पड़ता है? सनलाइट उसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र वगैरह। लेकिन जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज़ होते हैं, उनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या फिर नहीं पड़ती? पड़ती तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें उन्हें फॉरेस्ट से ही मिलती रहती हैं। जैसे बारिश हो जाएगी तो पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स उन्हें आसपास की सॉइल से मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है ना, वो अपने आप ही ग्रो करता है। उसको ग्रो करने में किसी को भी कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर हमें जो ट्रीज़ हैं उन्हें भी प्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग जैसे ट्रीज़ वगैरह उगाते हैं ना, घर के आसपास हमने कोई पेड़ लगा दिया, फिर वो पेड़ उगेगा, सबसे पहले हमें सीड लगाना पड़ता है, तब जाके वो पेड़ ग्रो करता है। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जो सीड्स है ना, वो अपने आप ही, काफ़ी ज़्यादा वहाँ की कंडीशन अच्छी होती है फॉरेस्ट की, तो अपने आप ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं और ग्रो हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्राउन की। व्हाट इज़ अ क्राउन? अरे भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्राउन तो वो होता है ना जो राजा महाराजा अपने सर पर पहनते हैं। बिल्कुल सही। कहाँ पर पहनते हैं? सर पर, यानी कि टॉप पर। तो जो अपर पार्ट या फिर जो टॉप वाला पार्ट होता है ना किसी भी ट्री का, उसे भी हम लोग क्राउन ही बोलते हैं। जैसे ये बहुत सारे ट्रीज हैं, इनका जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, इसको क्या बोलेंगे? क्राउन। देखो यहाँ पर डायग्राम में मैंने दिखाया भी हुआ है। अब बात करते हैं कैनोपी की, कि व्हाट इज कैनोपी? एक फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं। ये ट्रीज को किसी ने भी प्लांट नहीं करा होता कि इतनी इतनी दूरी पे इन ट्रीज को लगाना है, ये सब अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो कुछ फॉरेस्ट के अंदर इतने ज़्यादा ट्रीज हो जाते हैं कि पूरा जो स्काई है वो कवर हो जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ट्री का, ये पूरे आसमान को कवर कर लेता है, तो एक कैनोपी टाइप बन जाती है। तो जो बेचारे नीचे वाले प्लांट्स हैं उन तक थोड़ी बहुत धूप पहुंच पाती है, तो वो उसी से काम चलाते हैं। तो ऑलमोस्ट इतने सारे ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, और जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं तो एक रूफ की तरह, एक जो छत होती है ना हमारे सर के ऊपर, इस तरीके से पूरे ट्रीज की छत बन जाती है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कैनोपी। इस समय कोई भी स्काई विजिबल नहीं होता, हमें आसमान नहीं दिखता, क्योंकि ये छत की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक टाइप का डिवीजन हो गया फॉरेस्ट के अंदर। अब फॉरेस्ट के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे मैं सांप की बात करूं तो सांप कहाँ पर रहता है? धरती के अंदर खड्डा खोद के एक बिल बनाकर।
क्या बनाकर रहता है, एक बिल बनाकर एक होल टाइप बना लेता है वो ज़मीन के अंदर और उसके अंदर जाकर रहता है। सांप नहीं बनाता, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स का जो होता है ना बिल, उसके अंदर घुस जाता है और उनको मारकर फिर वो खुद वहाँ पर रहने लग जाता है। ठीक है, अब सांप तो ज़मीन के अंदर रहता है। फिर आप एक चीज़ बताओ मुझे कि जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहती हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट जगह पर बना लेता है वो ज़मीन के अंदर और की भी कमी नहीं पड़ती। इस वजह से क्या हो जाता है, जो कंपटीशन है वो एनिमल्स के अंदर काफ़ी कम हो जाता है और वो आसानी से रह पाते हैं क्योंकि जगह की कमी पड़ नहीं रही। कोई एनिमल जैसे बर्ड वगैरह हो गई वो ट्रीज़ के ऊपर रह रही हैं, कोई एनिमल्स ट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि क्या स्क्वायरल वगैरह ट्रीज़ के अंदर कोई छेद वगैरह उसके अंदर जाकर रह रही हैं, और जो स्नेक वगैरह वो बिल्कुल नीचे रह रहे हैं। तो जो फॉरेस्ट है इसकी बहुत सारी लेयर्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है ना ये डिपेंड किस पे करते हैं, हमें पता है कि क्लाइमेट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, वहाँ पर कितनी लाइट मिल रही है और किस टाइप की सॉइल है और कैसी रेनफॉल है। ठीक है, फॉरेस्ट किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट हमेशा डिपेंड करेगा कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा टेम्परेचर है, वहाँ पर लाइट कितनी अवेलेबल है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है और रेनफॉल क्या है। अच्छा, फॉरेस्ट इस चीज़ के ऊपर तो डिपेंड है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होंगे, जो एनिमल्स होंगे वो भी इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होंगे। मान लो एक ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो वहाँ पर वही एनिमल्स रह पाएंगे, वही ट्रीज़ ग्रो कर पाएंगे उस फॉरेस्ट में जो कि गर्मी वाली जगह पर रह पाएंगे। अब एक ऐसी जगह है, ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर आपको पता है कि पोलर बियर वगैरह इसी टाइप के एनिमल्स रह पाएंगे। अच्छा, फॉरेस्ट फ्लोर्स के अंदर क्या होता है, जो ज़मीन वाला एरिया होता है ना फॉरेस्ट का, उसे बोलते हैं हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर। जैसे हमारी ज़मीन को क्या बोलते हैं, हम फ्लोर बोलते हैं नॉर्मली, तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर होगा उसको बोल देंगे फॉरेस्ट फ्लोर। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है हमें, टूटी हुई पत्तियाँ, स्टेम्स, बार्क्स और टॉप लेयर ऑफ सॉइल और फिर हर्ब लेयर। अब बात करते हैं, फॉरेस्ट आर अ हैबिटेट ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। आखिरकार फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों रहते हैं? देखो, जो फॉरेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि एनिमल्स को यहाँ पर बहुत आसानी से फूड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। शेल्टर मतलब रहने की जगह मिल जाती है। इसी वजह से हमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। देखो, जो ट्री है ना वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए शेल्टर बन जाता है फॉरेस्ट के अंदर, और इसी तरीके से बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो उनके लिए फूड का जरिया बन जाते हैं। जैसे टाइगर की बात करें तो टाइगर अगर फॉरेस्ट में घूम रहा है तो उसे बहुत सारे एनिमल्स मिल जाएंगे जिन्हें वो मार कर खा जाएगा। ठीक है, अगर शहर में वो घूमेगा तो हम ह्यूमन के ऊपर, किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो हम तो उसके ऊपर बंदूक चला के टाइगर को मार देंगे। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। फॉरेस्ट के अंदर हमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलते हैं। अब इंसेक्ट्स तो पता ही होगा, कीड़े मकोड़े हो गए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों है? क्योंकि जो फॉरेस्ट की सॉइल है वो हाईली फर्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल है यहाँ की। इस वजह से यहाँ पर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट है मज़े से रहते हैं। यहाँ पर जो सॉइल है ना फॉरेस्ट की, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है और साथ में वाटर भी है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट अपना गुजारा मज़े से कर लेते हैं। अब बात करते हैं फूड चेन की। क्या आपने कभी फूड चेन के बारे में सुना है? अरे भैया, मैंने तो सिर्फ गोल्ड चेन के बारे में सुना है, वो भी मेरी मम्मी शादी या पार्टी में पहनती है। ये फूड चेन क्या है? फूड चेन के अंदर ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे, इन्हें खाया इस डियर ने। डियर को कौन खा जाएगा? डियर को खा जाएगा एक टाइगर। तो ये क्या हो गई? एक चेन हो गई। अच्छा, इस फूड चेन की मदद से हमें पता चल रहा है कौन किसको खा रहा है। जैसे पेड़ पौधों को कौन खा रहा है? ये डियर खा रहा है। इस डियर को कौन खा रहा है? ये टाइगर खा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म डिपेंड हैं, किसके लिए? खाने पीने के लिए, और इनके बीच में एक दूसरे के बीच में लिंक भी है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं फूड चेन। फूड चेन की हेल्प से हमें बेसिकली ये पता चल जाता है कौन किसको खा रहा है और कैसे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
अभी ये तो हमने ए वाली फूड चेन देखी, अब देखो बी वाली फूड चेन में क्या है। बी वाली फूड चेन के अंदर कुछ घास वगैरह थी, इसे एक क्रिकेट ने खा लिया। आप क्रिकेट बोल सकते हो आप, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा बोल सकते हो, उसने खा लिया। अब इस कीड़े मकोड़े को कौन खा जाएगा? इस कीड़े मकोड़े को खा जाएगा ये फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खा जाएगा? स्नेक। स्नेक को कौन खा सकता है? ईगल या फिर वल्चर। ठीक है, अब यहां पर ये हमारी एक बी वाली फूड चेन हमने समझ ली, कैसे कौन किसको खा रहा है और कैसे ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, सी वाली फूड चेन के अंदर कौन किसको कैसे खा रहा है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ, तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आई फूड चेन अच्छे से। अब बात करते हैं ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? अच्छा, अगर आप कभी किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो कुछ डार्क कलर का सब्सटेंस आपको सॉइल के अंदर मिला हुआ दिखेगा। अब ये जो डार्क कलर का सब्सटेंस है ना, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब बहुत सारी ताकत की चीज़ें होती हैं। इन ताकत की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज, ग्रास, ये सारी चीज़ें उगती हैं। अब ह्यूमस बनती कैसे है? जब इतनी ताकतवर है तो हम घर पे भी बना लेंगे, लेकिन बनती कैसे है? ये बनती है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। वो वाले ऑर्गेनिज्म जो कि मर गए होते हैं या फिर जो सड़ या फिर गल रहे होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आसानी से समझते हैं हम लोग। देखो, फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री था, ये ट्री क्या हुआ, इस ट्री की डेथ हो गई। कहाँ पर जाएगा ये? ऊपर आसमान में जाएगा या फिर ज़मीन पे गिर जाएगा? ज़मीन पे गिर जाएगा। ठीक है, अब ये ट्री ज़मीन पर जब गिर गया तो इस ट्री के अंदर क्या होना शुरू होगा? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे और इस ट्री को खाना शुरू कर देंगे। इसको क्या करेंगे? खा जाएंगे। इस डेड या फिर डिकेइंग मैटर को खा जाएंगे और इसको किसके अंदर बदल देंगे? ह्यूमस के अंदर। क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मरी हुई चीज़ों को या फिर कोई चीज़ खराब हो रही होती है उसे खाते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ह्यूमस। अच्छा, ऐसे ही मान लो आपने घर पे ब्रेड लेकर आए। अब ब्रेड को 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए, बहुत ख़राब हो गई आपके घर में जो ब्रेड रखी थी, उसको आप बाहर फेंक दोगे। उस ब्रेड को कौन खाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो वो लोग इन सारी सड़ी गली चीज़ों को खा लेते हैं और किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? फॉरेस्ट के अंदर इनटू ह्यूमस। अच्छा, अब बात करते हैं डीकम्पोजर्स की। डीकम्पोजर्स ही बोलते हैं हम लोग उन वाले ऑर्गेनिजम्स को जो कि डेड और डिकेइंग चीज़ों को खाते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि क्या कर रहे थे? डेड और डिकेइंग मैटर को खा रहे थे। तो ऐसे ही इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डीकम्पोजर्स भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सड़ी गली चीज़ों को खा रहे हैं। बट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं है जो कि डेड और डिकेइंग चीज़ें खाते हैं। कुछ और भी एनिमल्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग चीज़ें खाते हैं। क्या बता सकते हो? उन्हें भी हम लोग डीकम्पोजर्स बोलते हैं कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? अरे भैया, मुझे पता है। हमारे घर के पास में ही एक चूहा मर गया था। उस चूहे को खाने के लिए बहुत सारे क्रोज आ गए थे, यानी कि कौवे आ गए थे उस चूहे को खाने के लिए। तो मुझे पता लग गया कि ये भी डीकम्पोजर्स ही हैं। बिल्कुल, डीकम्पोजर्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड, किसी भी डेड एनिमल को खाते हैं या फिर किसी भी डेड या फिर डिकेइंग प्लांट को खाते हैं। आई होप ये चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अरे दादाजी, आप हर महीने ये जो सॉइल है हमारे गार्डन की, इसके अंदर क्या चीज़ मिलाते रहते हो? अरे बेटा मोटू लाल, मैं सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र मिलाता रहता हूँ। तुम जानते हो ये जो फर्टिलाइज़र मैं सॉइल के अंदर मिला रहा हूँ, इससे सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कुछ ताकत की चीज़ें होती हैं जो सॉइल को मिल जाती हैं और फिर मज़े से इस सॉइल के अंदर बहुत सारे प्लांट्स, ग्रास, ये सारी चीज़ ग्रो कर पाती है। लेकिन दादाजी, जो फॉरेस्ट के अंदर सॉइल होती है उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती क्या? उसके अंदर तो कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालता, फिर भी बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज ये ग्रो करते रहते हैं। अरे बेटे मोटू लाल, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर मन्नू भैया से ही इस सवाल का जवाब पूछो। मोटू लाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने, सच में। देखो, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो सॉइल है, स्पेशली जो फॉरेस्ट की सॉइल है, उसके अंदर वापस ये न्यूट्रिएंट्स कैसे आते हैं? देखो, ये जितने भी प्लांट्स, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं, इनकी भी कुछ समय बाद डेथ हो जाती है।
जब डेथ हो जाएगी तो यही सॉइल के अंदर मर जाएंगे। सॉइल के अंदर ये गिर गए, फिर इनको कौन खाएंगे? डीकंपोजर्स खाएंगे। और डीकंपोजर्स इन्हें खाकर क्या बनाते हैं? जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इन डेड और डिकेइंग चीज़ों को खाकर क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे ताकतवर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो फॉरेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो बार बार रिसाइकल होते रहते हैं। कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म मरता रहता है, उसकी वजह से जितनी भी सॉइल है उसके अंदर क्या होता रहता है? नए नए न्यूट्रिएंट्स आते रहते हैं। तो कभी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी फॉरेस्ट के अंदर, जो फॉरेस्ट की सॉइल हो गई उसके अंदर नहीं पड़ती, और हमारे घर के अंदर जो सॉइल होती है उसके अंदर पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो फॉरेस्ट है इन्हें हम लोग ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग क्या चीज़ ब्रीद करते हैं? ऑक्सीजन। और एनिमल्स क्या चीज़ ब्रीद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और वो उसके बदले क्या दे देते हैं? हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। तो फॉरेस्ट वाकई में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं और ऑक्सीजन हमें देते रहते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक बैलेंस में रहती है। कहीं जगहें जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को कट कर दिया गया है वहाँ पर ये देखने को मिला है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। और अगर हम लोग ट्रीज़ को कट करते ही रहे, जैसे हम लोग करते जा रहे हैं ट्रीज़ को कट, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें और फॉरेस्ट को हार्म ना करें, क्योंकि फॉरेस्ट देखो कितनी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हैं? बिल्कुल, फॉरेस्ट के अंदर हमें ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं। अब ये जो ट्राइबल पीपल है ना, ये छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, यानी कि ट्राइब्स बनाते हैं और फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। ये लोग फॉरेस्ट से ही अपना फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन, ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अब मेडिसिन, बिल्कुल सही, मेडिसिन मतलब कि पेड़ वगैरह से ये दवाइयाँ भी बना लेते हैं। तो कंप्लीटली जो ट्राइबल पीपल हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है वर्ड डायनेमिक का? तो समझते हैं। देखो, अगर हम लोग फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करते हैं फॉरेस्ट में सर्वाइव करने में। अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एनिमल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स भी, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं या फिर हम जो एनिमल्स हैं, हम लोग प्लांट्स का तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन प्लांट्स हमारा यूज़ कैसे करते हैं? ध्यान देना, जब हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम रिलीज़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स को क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हम लोग प्लांट्स की हेल्प करते हैं। अच्छा, जो हर्बीवोरस है, यानी कि जो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, वो वाले एनिमल्स जो कि सिर्फ ग्रास वगैरह या फिर प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। तो यहाँ पर हर्बीवोरस जो है वो ग्रास, प्लांट, इन सब चीज़ों को खाते हैं। और इन्हें कौन खाते हैं? कार्निवोरस खाते हैं। ठीक है, अब कार्निवोरस की भी कभी ना कभी तो डेथ होगी। जैसे शेर है, शेर ने किसे खा लिया? गाय को खा लिया। गाय ने क्या खाए? पेड़ पौधे खाए जो फॉरेस्ट के अंदर ग्रो कर रहे थे। शेर की जब डेथ होगी तो उसे कौन खाएगा? अभी हमने पढ़ा था कि डेड और डिकेइंग मैटर को कौन खाते हैं? बहुत सारे अलग अलग जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, या फिर हमारे क्या बोलते हैं हम लोग? डीकम्पोजर्स। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें खाते हैं और बाकी जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो भी खा लेते हैं। डीकम्पोजर के अंदर जो ये आगे वल्चर वगैरह ये सब। ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या खाते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को, जो कि फॉरेस्ट के अंदर है, और उसकी हेल्प से फॉरेस्ट की जो सॉइल होता है उसे बार बार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि फॉरेस्ट के अंदर हर एक एनिमल एक दूसरे के काम आ रहा है, इसीलिए हम फॉरेस्ट को बोलते हैं डायनेमिक लिविंग एंटिटी। अब बात करते हैं, जो फॉरेस्ट है वो फ्लड्स और सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करते हैं। अब सबसे पहले, व्हाट इज अ फ्लड? फ्लड का मतलब क्या होता है? अरे भैया, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, यानी कि एक जगह पे बहुत सारा पानी भर जाना। जब भी किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और वहाँ पर बहुत सारा पानी क्या हो गया? कलेक्ट हो गया, तो हम लोग बोल देते हैं कि फ्लड आ गया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो फ्लड के कारण कितने सारे घर खराब हो गए, कितने सारे घर टूट गए हैं। लेकिन
फॉरेस्ट जो है इस फ्लड को आने से रोकते हैं। कैसे? क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं। ये क्या करते हैं, जो पानी होता है ना, बारिश का पानी, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? या तो प्लांट्स उस पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो सॉइल है वो बहुत सारे उस पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारा जो वाटर का फ्लो है उसे कंट्रोल करते हैं और फ्लड्स को रोकते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं ये रेन वाटर को रोक लेते हैं, इसकी वजह से जो भी बारिश का पानी है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता, इसकी वजह से फ्लड नहीं आते। तो इस वजह से जो फॉरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी पानी होता है आसपास का उसे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, नियर बाय वाटर स्ट्रीम्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जो फॉरेस्ट के अंदर सॉइल, जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन से भी हमें बचाते हैं। व्हाट इज सॉइल इरोजन? देखो, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक ज़मीन ली जहाँ पर सारे ट्रीज़ को कट कर दिया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फॉरेस्ट है। अब हमने क्या करा, हमने इसकी फ़ोटो खींची। अब आप यहाँ पर देखो कितनी सारी सॉइल उड़ रही है, हवा सीधे आ रही है तो ये सारी सॉइल उड़ रही है। लेकिन यहाँ जहाँ पर ट्रीज़ हैं यहाँ पर इतनी सारी सॉइल नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? इस वजह से नहीं उड़ रही क्योंकि बहुत सारी सॉइल को जो ट्रीज़ की रूट्स हैं उन्होंने होल्ड करके रखा है। और सॉइल उड़ेगी भी कैसे? इतने सारे ट्रीज़ के बीच में अगर हवा आएगी भी तो वो बहुत तेज़, अगर हवा आ रही होगी तो वो बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये इतने सारे ट्रीज़ उस हवा को क्या करते जाएंगे, हवा की स्पीड को कम करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कोई भी ट्री नहीं है वहाँ पर आप देख रहे हो कि सॉइल कैसे उड़ रही है। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। ये एक जगह से दूसरी जगह सॉइल जाती जाएगी और ऐसे ही खराब होती जाएगी। तो जो फॉरेस्ट है ये पोल्यूशन को भी रोकते हैं। कैसे रोकते हैं पोल्यूशन को, ज़रा समझते हैं। सबसे पहली चीज़, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। इसी वजह से जो आसपास की एयर होती है फॉरेस्ट के वो हमेशा फ्रेश और क्लीन रहती है। जो फॉरेस्ट है ना वो स्ट्रॉन्ग विंड्स या फिर डस्ट स्टॉर्म को भी रोकते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे देखो यहाँ पर बहुत ज़ोर की आंधी आ रही थी, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ हैं वो क्या कर देंगे, उस हवा की स्पीड को कम कर देंगे, तो आगे वाली जो भी चीज़ें होंगी उन्हें डैमेज नहीं पहुँचेगा। तो इस तरीके से हमारे फॉरेस्ट किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इन स्टॉपिंग द स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म। द एरिया सराउंडिंग द फॉरेस्ट जनरली हैव कूल क्लाइमेट। जो भी एरिया फॉरेस्ट के नज़दीक होगा वहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा होगा और वहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल होगी। जो फॉरेस्ट है बहुत सारी साउंड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो मतलब जब भी हम लोग कार को चलाते हैं तो उससे हॉर्न वगैरह बजाते हैं, गाड़ी के चलने की आवाज़ होती है, उसे फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन भी फॉरेस्ट रोकते हैं। तो आपको पता चला फॉरेस्ट के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो वाटर को कैसे बचाते हैं ये भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, आप लोग जब भी ज़्यादा पानी पी लेते हो तो क्या करते हो? अरे भैया, आप कैसा सवाल पूछ रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, इसका जवाब मैं कैसे दूं। ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग वॉशरूम जाते हो। लेकिन ये जो प्लांट्स है जब ये ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ये कैसे इस पानी को रिलीज़ करते हैं? तो वॉशरूम जाते ही नहीं, तो ये रिलीज़ करते हैं इस पानी को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स की लीफ होती है ना उसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, उससे ये पानी ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्सेस वाटर को प्लांट्स निकालते हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स यानी कि ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स प्लांट्स ने निकाले हैं ये क्या होते रहते हैं, ये ऊपर आसमान में चले जाते हैं और आसमान में जाकर ये लोग कलेक्ट हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। और ये जो क्लाउड्स हैं ये क्लाउड्स फिर कुछ समय बाद बारिश की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो हमारा फॉरेस्ट है ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाटर साइकिल के अंदर हेल्प करता है, पानी को कंजर्व करता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस की। देखो, फॉरेस्ट एक तो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, जो भी आसपास की नॉइस है उसको रोकते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं यानी कि लकड़ी वकड़ी का सामान प्रोवाइड कर देते हैं, शेल्टर होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए, फ्लड्स को रोकते हैं। तो आप देख रहे हो कितनी सारी जगह फॉरेस्ट का काम आ रहा है।
अच्छा, अब बात करते हैं एफॉरेस्टेशन की। व्हाट इज एफॉरेस्टेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप प्लांट्स को काट पीट रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, अब आपको फटाफट बताना है व्हाट इज कैनोपी। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, शाउट आउट चाहिए, तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनो। लेकिन ये मेंबर बनना क्यों है और ये सारी चीज़ें हैं क्या? देखो, नोट्स तो जिनसे अभी हमने पढ़ाई करी, ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे विद पिक्चर, विद डायग्राम, वन लाइन की डेफिनेशंस मैंने आपके लिए तैयार करी हैं, जिससे आप इजीली सारी चीज़ें याद कर पाओ। और देखो, आंसर पॉइंट्स में है ये जो भी आंसर है। जैसे मैम ने क्वेश्चन आपको दे दिया, हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे पॉइंट्स में दे सकते हो, तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और पॉइंट्स में आसानी से लर्न भी हो जाएगा। तो नोट्स आपके काफ़ी काम में आने वाले हैं। साथ ही में सैम्पल पेपर। व्हाट इज सैम्पल पेपर? सैम्पल पेपर क्या चीज़ है? देखो, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बुक के पीछे से नहीं बल्कि बुक के बीच में से पूछे जाते हैं। तो सैम्पल पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, साथ ही में आपको शाउट आउट भी मिलने वाला है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मनु से ज्ञान लेते रहो। फटाफट वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कर देना। अच्छा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग? करो लाइक, अभी करो। अभी भी नहीं करा? जल्दी से लाइक कर दो। बाय बाय।